हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू द चैनल द डायनामिक क्लासेज। आज हम हमारी सीरीज़ ए डायनामिक सीरीज़ ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी पर फोर्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में अभी तक हमने रिसर्च प्रॉब्लम और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में बात कर ली है। आज हम रिसर्च स्टडी और रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च डिज़ाइंस को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज के विचार के साथ। प्रत्येक अंत एक नए आरंभ को जन्म देता है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च स्टडी और रिसर्च डिज़ाइन की। रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट फीचर यह है कि इसको पूरा करने के लिए आपको एप्रोप्रिएट मेथड्स का उपयोग करना होता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन का चयन आपको वैलिड फाइंडिंग, कंपैरिजन और कंक्लूजन पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसर्च डिज़ाइन का मुख्य कार्य यह है स्पष्ट करना है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस के उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के जो रिसर्च होते हैं उनमें कुछ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले स्टडी डिज़ाइंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी उनको हम स्पेसिफाई करते हैं, किसी एक मुख्य बिंदु के ऊपर वो किए जाते हैं, किसी डाटा के ऊपर वो किए जाते हैं। अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनकी वैधता और विश्वसनीयता के लिए टेस्ट किया गया होता है। विश्वसनीयता स्पष्ट रूप से डिफाइन की जा सकती है और पहचानी जा सकती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइन में या तो मात्रात्मक गुण नहीं होते हैं या वे कुछ हद तक कम होते हैं, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च वाली बातें बहुत कम आपको नज़र आती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च कम स्पेसिफिक होते हैं और समान स्ट्रक्चरल डेप्थ इनके अंदर आपको नहीं मिलता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में मेन फोकस लोगों के समूह, सिचुएशन, फीलिंग्स, परसेप्शंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस को समझने, एक्सप्लेन करने, डिस्कवर करने, एक्सप्लोर और क्लैरिफाई करने में होते हैं। इसलिए स्टडी डिज़ाइन अक्सर उनके संचालन में नॉन लीनियर और नॉन सीक्वेंशियल होते हैं, यानी गैर रेखिक और गैर अनुक्रमिक होते हैं। द पैरामीटर्स ऑफ द स्कोप ऑफ अ स्टडी एंड द इंफॉर्मेशन गैदरिंग मेथड्स एंड प्रोसेसेस एंड ऑफन फ्लेक्सिबल एंड इन्वॉल्विंग, hence most qualitative designs are not as structured and sequential as quantitative ones। मतलब यह हुआ कि एक स्टडी के दायरे में पैरामीटर और इंफॉर्मेशन गैदरिंग मेथड्स और प्रोसेसेस और अक्सर फ्लेक्सिबल मेथड्स को शामिल किया जाता है। इसलिए अधिकांश क्वालिटेटिव डिज़ाइंस क्वांटिटेटिव के रूप में स्ट्रक्चर्ड और सीक्वेंशियल नहीं होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइन और डाटा कलेक्शंस के तरीक़ों के बीच अंतर बहुत कम स्पष्ट है, दोनों के बीच एक ओवरलैप है। क्वालिटेटिव रिसर्च की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक क्वांटिटेटिव रिसर्च की तुलना में बहुत छोटा है, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च की तुलना में बहुत छोटा रिसर्च होता है, क्योंकि संरचना और स्थिति में अनौपचारिकता के कारण डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब बात आती है क्वालिटेटिव डिज़ाइंस में कुछ प्रमुख रिसर्च डिज़ाइन है जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला है द केस स्टडी। The case study is a study of an individual, a group, a community, an instance, an episode, an event, a subgroup of a population, a town or a city। यानी एक व्यक्ति, एक समूह, एक समुदाय, एक उदाहरण, एक प्रकरण, एक घटना, एक आबादी का एक उपसमूह, एक शहर या एक शहर की स्टडी इसके अंदर की जाती है। केस स्टडी के अंदर इस प्रकार से स्टडी की जाती है। एक केस स्टडी के लिए टोटल स्टडी पॉपुलेशन को एक इकाई के रूप में माना जाता है, यानी जहाँ पर आपको रिसर्च करना होता है वहाँ पर आपको पूरे ग्रुप या समुदाय को एक स्टडी के रूप में, एक इकाई के रूप में आपको वहाँ पे उनको मानना होगा। केस स्टडी इस अजम्पशन पर आधारित है कि जिस मामले का अध्ययन किया जा रहा है वह एक निश्चित प्रकार के मामलों का समायोजन होता है और इसलिए एक एकल मामला उस समूह में प्रचलित घटनाओं और स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जहां से केस स्टडी शुरू की गई है। यह एक ओवरव्यू और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी प्रचलित है, यानी केस स्टडी दोनों रिसर्चेज में प्रचलित है, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो या क्वालिटेटिव रिसर्च हो। इसके बाद बात आती है दूसरे
रिसर्च डिज़ाइन की ओरल हिस्ट्री यानी मौखिक इतिहास। ओरल हिस्ट्री सबसे पहले डेटा कलेक्शन की एक विधि है, फिर एक स्टडी डिज़ाइन है। हालांकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में यह धारणाओं, अनुभवों और एक घटना का अध्ययन करने या व्यक्तियों द्वारा देखे गए ऐतिहासिक ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए एक दृष्टिकोण बन गया है। इट इज़ ए पिक्चर ऑफ समथिंग इन समवन्स वर्ड्स। हम कह सकते हैं यह किसी के शब्दों में किसी चीज़ की तस्वीर है। ठीक है। ओरल हिस्ट्री एक स्टडी ग्रुप या यूनिट के कुछ सदस्यों के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस के आधार पर हिस्टोरिकल या करंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, प्रेजेंट करने और एक्सप्लेन करने की एक प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू बर्न्स कहते हैं, These are usually first-person narratives that the researcher collects using extensive interviewing of a single individual। मतलब क्या हुआ, ये आम तौर पर पहले व्यक्ति कथाएं जो शोधकर्ता एक व्यक्ति के व्यापक साक्षात्कार का उपयोग करके एकत्रित करता है उसके ऊपर आधारित होता है। क्वालिटेटिव स्टडी में किसी सामाजिक संपर्क या घटना के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक अन्य रणनीति है। यह आमतौर पर एक समूह के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संपर्क विकसित करके या अध्ययन की जा रही स्थिति में रहने के लिए किया जाता है। अवलोकन के अलावा यहाँ आप स्वयं अवलोकन के अतिरिक्त एक के रूप में है, जहाँ आप एक ऑब्जर्वर के रूप में जानकारी उत्पन्न करते हैं और वहाँ इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग, इन डेप्थ इंटरव्यूइंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स और ओरल हिस्ट्री जैसी अन्य विधियों के माध्यम से भी जानकारी एकत्रित करते हैं। मल्टीपल मेथड्स के प्रयोग में पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वर्स द्वारा एकत्रित की गई जानकारी की समृद्धि में वृद्धि होगी। इसके डिज़ाइन में यह सरल है। आप एक रिसर्चर के रूप में समूह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं। समूह के सदस्यों के साथ रैपो बना के यानी तालमेल बनाते हुए आप उनके सहमति लेने के बाद स्थिति, बातचीत, साइट या घटना का ध्यानपूर्ण निरीक्षण करते रहते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मुख्य लाभ यह है कि जब आप समूह या स्थिति के साथ पर्याप्त समय बिताते हैं तो आप बहुत गहरी, समृद्ध और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुख्य नुकसान यह है कि यदि आप बहुत सावधान नहीं हैं तो आप अपने रिसर्च में बायसनेस का परिचय दे सकते हैं, यानी आप पूर्वाग्रह का शिकार वहाँ पर हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन में डिज़ाइनों और डाटा संग्रह के तरीकों के बीच अधिक स्पष्टता और अंतर होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक स्टडी डिज़ाइन के बारे में विस्तार से बताया गया होता है ताकि इसे वेरिफिकेशन और रीएक्योरेंस के लिए दोहराया जा सके। क्वांटिटेटिव स्टडी में आमतौर पर इस्तेमाल किए गए कुछ डिज़ाइनों को विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच कर स्पष्ट किया जा सकता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब बात आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कॉन्टेक्स्ट की संख्या के आधार पर स्टडी डिज़ाइन में कुछ सब कैटेगरीज होती हैं। यानी क्रॉस सेक्शनल स्टडी में संख्या के आधार पर 3-4 आपको सब कैटेगरीज मिलती हैं। सबसे पहले इसमें दिखाई गई है स्टडी बिफोर रिसर्च एंड आफ्टर स्टडीज़, यानी रिसर्च करने से पहले की स्टडी और रिसर्च शुरू करने के बाद की स्टडी। इसमें दूसरी जो कैटेगरी है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ यानी अनुदैर्ध्य अध्ययन। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ डिज़ाइन, जिसे स्टेटस स्टडी के लिए एक शॉर्ट के रूप में भी जाना जाता है, सोशल साइंसेज में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डिज़ाइन है। यह डिज़ाइन आबादी के क्रॉस सेक्शन को लेकर किसी घटना, स्थिति, समस्या, दृष्टिकोण या मुद्दे की व्यापकता का पता लगाने के उद्देश्य से अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है। रेफरेंस पीरियड उस टाइम फ्रेम को संदर्भित करते हैं जिसमें एक अध्ययन एक घटना, एक स्थिति, घटना या समस्या की खोज कर रहा होता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन में अध्ययन को मुख्य रूप से इन सब कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, दूसरा है प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ और तीसरा है रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। यानी रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? पूर्वव्यापी। जिस स्टडी के अंदर, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर हम एक घटना, स्थिति या समस्या की जांच करते हैं जो घटना पहले घट चुकी हो, यानी कोई ऐसी घटना जो पास्ट में घट चुकी है उसके ऊपर कोई रिसर्च अगर किया जाता है उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं।
दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव स्टडी, यानी भावी अध्ययन। एक ऐसी घटना जो भविष्य में हो सकती है या भविष्य में होने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में अगर कोई स्टडी की जाती है, कोई रिसर्च किया जाता है, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। यानी भविष्य में एक अभूतपूर्व स्थिति, समस्या, दृष्टिकोण या परिणाम के संभावित प्रसार को संदर्भित करने के लिए हम इस रिसर्च को करते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडी को हम पूरा करते हैं। प्रयोगों को आमतौर पर संभावित अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि अध्ययन आबादी पर इसके प्रभाव को दर्ज करने के लिए अनुसंधान को हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर हम देखते हैं साइंस और जो टेक्नोलॉजी है इसको सबसे ज़्यादा इसके अंदर शामिल किया जाता है। नंबर 3 पर आती है रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, यानी पूर्वव्यापी और भावी अध्ययन। यानी इसके अंदर हम पूर्व की चीज़ों को ध्यान में रख के भविष्य की चीज़ों को बनाने का काम करते हैं, तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। एक घटना में पिछले रुझानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह भविष्य में इसका अध्ययन करते हैं। रिसर्च के लिए अन्य कई अप्रोचेज आपको मिलेंगी जिन्होंने रिसर्च लिटरेचर में डिज़ाइन और नाम के संदर्भ में मान्यता प्राप्त कर ली है। ये सब हैं जैसे एक्शन रिसर्च है, फेमिनिस्ट रिसर्च है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च है और कोलैबोरेटिव रिसर्च है। इस प्रकार से बहुत सारे रिसर्चेज हैं जो अभी प्रचलित हैं, उनके बारे में फिर कभी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आज हमने जो जाना है, आज हमने रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च स्टडी के अंदर जो प्रयोग किए जाने वाले मेथड्स हैं उनके बारे में आज हमने सीखा है। सबसे पहले हमने रिसर्च डिज़ाइन के स्टडी के बारे में सीखा था, दूसरे नंबर पर ओरल हिस्ट्री के बारे में सीखा था और तीसरे नंबर पर हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में जाना था। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर हमने प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव जो रिसर्च है उनके बारे में भी हमने कुछ जाना था। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए किसी रिसर्च टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।